आज हम लोग एकत्रित हुए हैं आप लोग का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आप सबों को शुभकामना। हम इस एग्ज़ाम में किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, इन सभी बातों को देखना पड़ेगा कि मेरा जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, दिल की हर धड़कन बढ़ने लगता है, स्टूडेंट सबको नींद आने लगता है ना, पढ़ने का मन नहीं करता है, कुछ ज़्यादा ही लगता है ऐसा कि हम भूल रहे हैं चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे ठीक करें, किन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें, साथ ही साथ परीक्षा से पहले क्या करें, परीक्षा के दिन क्या करें, परीक्षा के बाद क्या करें। पूरे साल हमने जितनी चीज़ों को पढ़ा है, बहुत सारा नोट्स बन गया, इतना मोटा मोटा फाइल बन गया है, तो हम किन चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले पढ़ें। सारा कुछ को पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक विषय में 15 चैप्टर 20 चैप्टर है, दूसरा विषय में भी इसी तरह से है, तीसरा विषय में भी इसी प्रकार से, चौथा विषय में भी इसी प्रकार से। तो सबका अपना अपना एक मेरा तैयार हो गया है, सबका नोट्स है, बुक है, कहाँ से रिवीजन करें, क्या करें, सारा कुछ करना तो पॉसिबल नहीं है। और फिर कई बार ये होता है कि दो एग्जाम के बीच में गैप भी 1 से 2 दिन का होता है या नहीं भी होता है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम कैसे करें, क्या करें, चलिए उन सभी स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। परीक्षा से पहले की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या शुभकामनाएं हो सकती है, किन बातों को हम ध्यान रखें। क्योंकि देखिए, आपको भी ये पता है कि हम कितना जानते हैं, कितना पढ़े हैं, कितनी चीज़ों को जानते हैं, इससे हमें एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलने वाला। एक बात फैक्ट है कि एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलेगा वो इस वजह से मिलेगा कि आप कितना लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। अगर आपका कॉपी सही से लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। एवरेज दर्जे के जो स्टूडेंट होते हैं उसको जितना मार्क्स मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा, तो फिर आप उससे विशेष हुए नहीं हुए। तो कई बार होता यह है कि अच्छे स्टूडेंट्स को भी बहुत कम मार्क्स मिलता है। तो इन चीज़ों को ठीक कैसे करें। अगर हम अच्छे हैं तो हमें वो नहीं कहता है कि जो दिखता है वो बिकता है। आपका मार्क्स कम है और किसी का मार्क्स ज़्यादा है, तो पहली बार में तो देखकर कोई कह देगा ना कि वो आपसे बेहतर है। तो इसीलिए आप तेज है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि आपका नंबर भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कई कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन, कि पहला जो आपका लुक है ना। जैसे आप अगर अच्छा कपड़ा पहने ना हो तो कई बहुत सारा रेस्तरां में, बहुत सारे होटल में, बहुत सारे जगहों पे आपको शायद खड़ा भी नहीं होने देगा। तो ये जो अच्छा कपड़ा है, अच्छा पहनावा है, अच्छा दिखना जो होता है वो है क्या, प्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। आज के ज़माने में इस प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा वैल्यू है। तो इस प्रेजेंटेशन को कहने का मतलब, कई बार हम बार बार बात करते रहते हैं कि आपका अक्षर, लिखावट, शैली, कहता है एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है कि उसकी अक्षर अच्छी होगी। तो आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे चीज़ों को तो चीज़ें सही नहीं होगा। तो हमें अपने आप को प्रेजेंट भी सही तरीके से करना होगा, कॉपी को अच्छे ढंग से सजाना होगा। उनके लिए किन किन बातों को ध्यान रखें। आपका एक प्रश्न का आंसर यहां से लिखना शुरू किए, यहां तक लिखे, तो यहां पर पता चल जाना चाहिए सामने वाला जो कॉपी चेक कर रहा है उसको कि यहां तक ये प्रश्न खत्म हो चुका है, इसका आंसर अब यहां से दूसरा शुरू हो रहा है। कई बार क्या होता है, 2 प्रश्न लिखा रहता है लेकिन पता नहीं चलता एग्जामिनर कि कहां खत्म हुआ पहला और कहां से दूसरा शुरू हो गया। तो क्या आपको दोनों प्रश्न का उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इनसे पहले हम बात करें, जैसे आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये बताइए हमको, परीक्षा होता क्या है, या फिर परीक्षा होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न ये तो कहेंगे परीक्षा ये है कि एक प्रकार का मूल्यांकन है कि हम कितने जानकार हैं। लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना जानता है उसको उतना ही नंबर मिलता है परीक्षा में, ऐसा तो सत्य नहीं है। जो आपसे कम जानते हैं उसको भी ज्यादा नंबर आपसे कई बार मिल जाते हैं ज्यादा।
और इसको देख करके आप दुखी भी होते हैं कि भाई हम इतना पढ़ते थे तो मेरा इतना ही मार्क्स आया, वो हमसे कम पढ़ रहा था हमसे ज़्यादा मार्क्स आया। तो ये परीक्षा में कुछ ट्रिक टेक्निक भी है, इसका मतलब जिन्होंने उसको फॉलो किया हमने नहीं किया। उसके बाद दूसरी बात आता है कि भाई परीक्षा कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि सभी परीक्षा एक जैसे नहीं होता है। कुछ परीक्षा होता है लिखित, कुछ परीक्षा होता है मौखिक। मौखिक में जैसे हम बोलते हैं इंटरव्यू। तो आपका परीक्षा कैसा है, लिखित है कि मौखिक है, सबसे पहले ये डिसाइड करिए आप। अभी देख रहे हैं बिहार बोर्ड है या फिर अन्य अन्य बोर्ड है, देखते हैं जिसमें जो टॉपर लिस्ट में आते हैं उसको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है कि बच्चा जो इतने मार्क्स आ रहा है, 100 में 100 ला रहा है, तो उस 100 में 100 के काबिल भी है या नहीं है। तो उसके लिए उसे क्या कर दिया था, रिजल्ट घोषित करने से पहले उसको बुला करके उसका आकलन किया जाता है कि बच्चा सच में इतनी जानकार है कि नहीं। उससे 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता, बिल्कुल सामान्य लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरव्यू से भले ही लोग डरते हैं, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, जानकार है, तो आपको मजा आएगा इंटरव्यू देख करके। लेकिन अगर आपने चीटिंग की है तब तो फिर तकलीफ है। इंटरव्यू में कभी ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन होता है। इंटरव्यू में बहुत आसान क्वेश्चन होता है और सिंपल सिंपल चीजें पूछा जाता है। हाँ, अगर आपने दिमाग का खुले रख करके प्रश्न को सुना है और दिमाग को खुला रख करके चीजों को पढ़ा है तो आप जरूर आंसर दे पाएंगे। उसके बाद अब आता है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में भी अभी होता है, एक होता है डिस्क्राइब करने वाला आंसर, सब्जेक्टिव, और एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव परीक्षा में होता है कि आपको आंसर को क्या होता है, एक्सप्लेन करना होता है, और सब्जेक्टिव परीक्षा में किसी भी प्रश्न का उत्तर हम अनेकों शब्दों में दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करता है, शब्द सीमा तय कर दिया जाता है कि 20 शब्दों में आप अपना आंसर दें, 50 शब्दों में अपना आंसर दें, 150 शब्दों में अपना आंसर दें, 120 शब्दों में अपना आंसर दें। तो वो समय सीमा फिक्स कर दिया जाता है। तो कई बार होता क्या है, हमारे पास बहुत कुछ जानकारी होता है उस तथ्य के बारे में, हम लिखना चाहते हुए रहते हैं, लेकिन क्या वो जो बोला है कि हमको 120 शब्दों में लिखे, हमारे पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन क्या हम उस पूरी जानकारी को वहां लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अगर बोला है 120 शब्दों में तो हम 120 शब्दों में ही लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चीज चाहिए, पूर्व की प्रैक्टिस चाहिए या नहीं चाहिए, कि इस प्रश्न को 120 शब्दों में और अच्छे ढंग से कैसे लिखें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। फिर होता है ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसमें 4 विकल्प होते हैं, कई बार 5 विकल्प भी होते हैं। उस 4 विकल्प में से कोई एक ही सही है। उस 4 में से सबसे अच्छा तरीका क्या है ऑब्जेक्टिव बनाने का, कि आप देखिए कि वो जो 4 विकल्प है, उस 4 विकल्प में से कौन सा आंसर इसका हो ही नहीं सकता, कौन सा विकल्प इसमें से हो ही नहीं सकता। ये सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जेक्टिव बनाने का। कि मान लीजिए एक प्रश्न आपका दिया हुआ है, क्या दिया है प्रश्न, मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा धातु है। अब ऐसा प्रश्न दे दिया, लकड़ी, कोयला, चांदी, हीरा, 4 ऑप्शन दे दिया आपको। अब इस 4 ऑप्शन में से सोचिए कि क्या होगा। तो हम कहेंगे कि हम चांदी होगा, कोई हम कहेंगे कि नहीं हीरा होगा, कोई कहेगा कि नहीं लकड़ी होगा। कुछ भी कह सकते हैं आप, आपके हिसाब से कुछ भी सही हो सकता है जो आप पढ़े। लेकिन ऐसे अगर बनाइएगा तो संभावना ज्यादा होता है कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा इसका समझिए। इसमें एक माइंड सेटअप छुपा हुआ, माइंड छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? एग्जामिनर बड़ी सोच के क्वेश्चन सेट करता है। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसा होता है जो आप, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 2 ऑप्शन जो होता है ना तो बड़ी खतरनाक होता है। इस दोनों ऑप्शन में आप क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। उस दोनों में से कौन होगा, ये बहुत बड़ा निर्णय है। तब जब आप डायरेक्ट कहते हैं कि यही सही होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस दोनों में गलती वाला को ज्यादा संभावना होता है चुनने का, क्योंकि गलत चीज अट्रैक्ट करता है और सही पर हम नहीं जा पाते। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 4 में से हम सबसे पहले बोला कि लकड़ी। तो लकड़ी को क्या कहेंगे, भाई ये लकड़ी तो नहीं है, साइड करो, क्योंकि हम बोले क्या बोले, धातु। तो धातु बोले टन टन का, लकड़ी में क्या टन टन का आवाज आता है, नहीं आता था। चलो एगो हट गया। दूसरा क्या बोले थे, कोयला। कोयला में भी देखिए इस तरह का गुण है, नहीं है, तो कोयला भी साइड हो गया। बचा हीरा। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, ये बात हम जानते हैं।
लेकिन क्या वो टन की आवाज है, विद्युत का सुचालक है, या इस तरह का कोई धातु वाला गुण है उसमें? अगर नहीं है तो उसको भी साइड कर देंगे। अंत में क्या बचेगा? चांदी। तब आंसर आया मेरा से। अगर इस प्रकार से आप बनाइएगा तो समय बेशक ज्यादा लगेगा। समय अगर कहीं पर 30 सेकंड में बन सकता था तो वहां पर क्या लगेगा? 45 सेकंड भी आपका लग सकता है। लेकिन गलती होने की संभावना 90% तक कम हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि बाकी 3 क्यों नहीं होगा। और जब ये पता करते हैं कि बाकी 3 क्यों नहीं होगा तो आप सही करके आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है। जैसे अगर एक और बात करें, आप जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो बहुत सारा कपड़ा रहता है दुकान पे, है ना? तो क्या करते हैं हम, ये कपड़ा सबसे अच्छा है हम इसीलिए ये लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले 10 कपड़ा देखते हैं। 10 में से हम क्या करते हैं, ये तो अच्छा नहीं है, इसको हटाइए, ये चारों रहने दीजिए। फिर ये चारों में ये तीनों ज्यादा अच्छा लग रहे थे, इसको हटाइए। ऐसे करते 3 को बचा, फिर तीनों में करते ये ले, फिर उसमें से एक लगता है कि हमको कमजोर है तो उसको भी हटा देते हैं। अब 2 बचता है कि नहीं बचता? अब उस दोनों में से सोचते कौन कम कीमत में ज्यादा फायदा हमको दे सकता है, हम उसको चुनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में भी अगर ये मेथड आप लगाएं तो आपका ऑब्जेक्टिव 100% सही हो। ये हो गया ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव। तो ये हो गई एक छोटी सी ओवरव्यू, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि परीक्षा से पहले क्या होगा। परीक्षा के प्रकार समझ लिया, कुछ है सेट बनाए, वीवीआई क्वेश्चन क्या कैसे करें नहीं करें, चलिए थोड़े धीरे बात करते हैं। तो सबसे पहले परीक्षा से पहले, तो परीक्षा से पहले आपके पास नोट्स होगा। आप कहीं न कहीं क्लास किए होंगे या खुद से पढ़े होंगे, तो नोट्स तो जरूर बनाए होंगे। बुक होगा। तो देखिए, आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका नोट्स है। अब बताइए, 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जो आपको 3 दिन पहले मिला है, 3 दिन से जानते हैं आप उसको, 3 दिन में बहुत गहराई दोस्ती हो गई। और एक ऐसा आदमी है जिसको आप 3 साल से जानते हैं, भले ही बीच में बात 10 दिन पे 20 दिन पे ही होता है, फिर भी बताइए आप किस पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे? 3 साल वाला पे ना। तो जो नोट्स है आपका, उसको आप साल से जानते हैं ना, पूरा 1 साल आप उसके साथ रहे हैं, तो वो आपका ट्रस्ट वाला चीज है। वो उसका वैल्यू आपके लिए ज्यादा होना चाहिए, न कि क्वेश्चन बैंक का, न कि फलाना कोई गाइड का। कोई कह दिया कि ये अच्छा है और हम क्या करें, हाँ लगेगा कि हमको इसी में से। नहीं भाई, जो चीज पूरे साल में हमारे पास आया है, जो दोस्त मेरा सालों से है और जो दोस्त अभी 2 दिन में बनेगा, दोनों में अंतर होगा ना। इसीलिए आपका जो नोट्स है सबसे बेहतर है। आपको जो सर करवाए हैं, कोचिंग में करवाए हैं, स्कूल में करवाए हैं, या फिर आप खुद से ही क्यों नहीं किए हैं, वो आपका सबसे अच्छा साथी है। सबसे पहले उसको मत छोड़िए। सफलता का पहला सूत्र आप ये रखिए कि आपका नोट्स सबसे बड़ा साथी है आपका। अब नोट्स का जब बात कर रहे हैं तो नोट्स को हम कितने प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। हम नोट्स में, आप देखिए, अगर कोई अच्छा विद्यार्थी होता है तो नोट्स को भी हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होता है डिटेल्स नोट्स, जिसमें हर एक चीज हम लिखते हैं। उसके बाद एक होता है उसका छोटा नोट्स, जिसमें हम सब चीज नहीं लिखते हैं, मेन हेडिंग लिखते हैं, बाकी चीजों को स्किप कर देते हैं। तो वो नोट्स लगभग उसका 1/4 हो जाता है। मतलब जो 100 पन्ना का था वो कितने में आ गया? 25 पन्ना में। ये हो गया। और एक उससे भी छोटा मैक्रो नोट्स होता है जो कि एग्जाम के समय बनाया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को ही, उसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिसको एक को तार को पकड़ लेने से बाकी सब तार खुल जाता है, उसको पकड़ लेते हैं। जैसे अगर एक चैप्टर का हम एग्जाम्पल ले, आपके रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, कक्षा 10वीं विज्ञान के एक चैप्टर है। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को अगर देखें तो इस चैप्टर में आप देखिए पहले लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को पकड़ेंगे, सिर्फ इस शब्द को पकड़ ले तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होता है। देखिए, एक चीज को पकड़ने से देखिए इतना सारा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है ना, वो सारा को हम नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ से हो रहा है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण। तो किसी भी चैप्टर का जो हेडिंग होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या है, कैसे लिखते हैं, रासायनिक समीकरण जो लिखे तो क्या उसमें संतुलित और संतुलन की जरूरत है, तो संतुलित करते हैं तो क्यों करते हैं और किस नियम से संतुलित करते हैं, संतुलित नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को पकड़ने से इतनी सारी बात हो गई, रासायनिक अभिक्रिया को पकड़ने से इतनी सारी बात हो गई। तो ये इस तरह का की पॉइंट को लिया जाता है जिसको बोलते हैं मैक्रो नोट्स।
बहुत सा छोटा हो जाता है। 100 पन्ना का चीज जो है ना आपका, मुश्किल से आपका 2 से 4 पन्ना में आ जाता है। उसमें लिखा कुछ नहीं रहता है। अगर वो नोट्स आप किसी को दे दीजिएगा, कोई कुछ नहीं समझेगा, लेकिन आपका है तो आप जरूर समझिएगा। तो एग्जाम के दिन इस तरह का नोट्स आपके पास अगर है तो ही आपके लिए फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 100 पन्ना का एक नोट्स है किसी एक विषय का, तो क्या 100 पन्ना आप पढ़ के जा सकते हैं एग्जाम देने? स्वाभाविक सी बात है, नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास 3 पन्ना का कोई नोट्स है, या नहीं तो 10 पन्ना का मैक्सिमम नोट्स है, तो क्या उसको तो रिवीजन कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह का नोट्स जो है एग्जाम से पहले आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। तो ये वही नोट्स, ठीक है। इसका वैल्यू, इसका तुलना चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे घर में कहता है ना, एक माता पिता का जो है ना और एक गुरु जो है ना, उसका दुनिया का, संसार का कोई भी आदमी कितना भी प्रिय आदमी हो जाए, उसकी तुलना नहीं है। उसी तरह से परीक्षा में आपका नोट्स जो है ना, वो उस माता पिता की तरह है, वो सबसे अच्छा दोस्त है, उसकी तुलना और कोई नहीं कर सकता। यही आपका बेस है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर बाकी सब चीज गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नोट्स हो गया। अब उसी नोट्स में कुछ VVI क्वेश्चन होता है, जो आपके जो गुरुजन होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, वो बताते कि नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो VVI क्वेश्चन जो होता है ना, उस पर हमको विशेष फोकस करना होता है। नोट्स तो सारा पढ़ना है, लेकिन उस सारे नोट्स में से जो VVI वाला पोर्शन है, उस VVI वाला पोर्शन को हमको थोड़ा ज्यादा करना होता है। ये किस दृष्टि से? नॉलेज की दृष्टि से नहीं, एग्जाम में मार्क्स लाने की दृष्टि से। क्योंकि हमारा एग्जाम जब देने जा रहे हैं तो मेरा लक्ष्य क्या होता है कि मार्क्स हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्टेन करें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एग्जाम में लाए, यही ना। तो उस VVI को देखना किस लिए जरूरी होता है? नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में हम ज्यादा बेहतर मार्क्स कैसे लाते, ठीक है। अच्छा, तो ये VVI हो गया, नोट्स हो गया, बात समझ में आ गया। अब हम अभ्यास बार बार किसका कर सकते हैं? अभ्यास बार बार में हम कहेंगे सेट करिए। सेट किस चीज को करिए? सेट का अभ्यास करिए। सेट क्या क्या चीज होता है? 2 चीज हो सकता है इसमें, या तो मॉडल सेट लीजिए या नहीं तो क्वेश्चन बैंक लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट, ये 2 चीज का सेट अभ्यास कर सकते हैं बार बार। और इससे पहले अगर चाहते हैं कि ये आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, तो एक चीज कर सकते हैं इससे पहले, वो है क्या? VVI क्वेश्चन का एक सेट बना लीजिए प्रत्येक सभी विषय से। जैसे मान लीजिए विज्ञान से, तो विज्ञान से या गणित से या फिर सामाजिक विज्ञान से आप क्या करिए, एक सेट बनाइए कि पहला चैप्टर से ये 5 VVI क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर से ये 4 VVI क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर से ये 6 VVI क्वेश्चन। इस प्रकार से अगर 15 को चैप्टर है तो लगभग 60 से 65 क्वेश्चन जो VVI वाला हो, तो पहले उसको 4 बार 5 बार 10 बार लिख करके देखिए। अगर वो होने लगे, फिर आप अगर क्वेश्चन बैंक पे और सेट पे आइएगा तो आपको मजा आएगा करने। और अगर ये नहीं कर पाए हैं तो आपको सेट हो सकता है क्या होगा, आप बनाने जाइएगा, आधो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब आधा नहीं बनेगा तो आपका मन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आप दुखी होंगे कि हमसे तो बन ही नहीं रहा, यहाँ नहीं बन रहा है तो हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे। तो ये तरीका क्या है कि आप पहले VVI को प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, इतनी बार लिखिए कि आप उसमें से छूट ही नहीं सकते। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करिए और मॉडल सेट करिए। मॉडल सेट क्या होता है ये पता है? मॉडल सेट वो होता है जो हम जैसे एक जानकार है, हमको पता है एग्जाम के बारे में, तो हम डिसाइड कर देते हैं कि ये क्वेश्चन इस बार इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, उसको बोलते हैं मॉडल सेट, मॉडल पेपर, है ना। तो ये ठीक है। अच्छा, ये सारी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं परीक्षा से संबंधित। तो परीक्षा से पहले हम क्या करें? परीक्षा से पहले जब आप परीक्षा नजदीक है, आपका लगभग 1 सप्ताह है, 15 दिन है, तो आप क्या करिए, वही मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक करिए और अपना VVI वाला नोट्स पढ़िए, ठीक है। ये करिए। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसमें जो जो क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है, उस क्वेश्चन का आप एक लिस्ट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सेट बनाए, उसमें उस सेट में से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो हमने क्या किया, उसका एक लिस्ट बना लिया, ठीक है। तो मान लेते हैं हम आज जो सेट बनाए तो उसमें से हिंदी में से मेरा 3 क्वेश्चन नहीं बना, विज्ञान में से मेरा 5 क्वेश्चन नहीं बना, सामाजिक विज्ञान में से मेरा 2 क्वेश्चन नहीं बना। इस प्रकार का मेरे पास एक लिस्ट होगा। तो हो सकता है 10 क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, तो हम मेरा सबसे पहला काम क्या होगा परीक्षा से पहले, ये जो 10 क्वेश्चन मेरे पास नहीं हुआ है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कि यही क्वेश्चन आ जाए, और अगर हम नहीं सॉल्व किए हैं तो वो छूट जाएगा मेरा एग्जाम। तो ये जो भी सेट बनाते समय हमसे जो क्वेश्चन नहीं बना है, उस क्वेश्चन को हम कैसे लर्न करें,
परीक्षा के दिन आने से पहले हर हाल में उसको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद परीक्षा के दिन पर बात करते हैं। परीक्षा के दिन जब आ गया आपका, तो परीक्षा के दिन आने के बाद, हाँ, परीक्षा के दिन आने से पहले एक बात और छूट गई कि आप खाना समय से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, नींद सही से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सिर दर्द तो नहीं कर रहा है। अगर इस तरह का कोई समस्या है तो आपको अपनी हेल्थ को देखना सबसे पहले जरूरी है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, फूड को देखिए, परीक्षा जो नजदीक होता है तो स्ट्रेस लेवल आप चाहे या ना चाहे बढ़ जाता है, टेंशन आ ही जाता है ना। तो इसको कम करने का क्या उपाय है कि आप रसदार फल का सेवन करें। रसदार फल का मतलब क्या हो गया, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, इस तरह का कुछ जो पानी युक्त है, जैसे संतरा हो गया, है ना। तो इस तरह की चीजों का क्या करें आप, तो आप उसका सेवन करिए। एक चीज ये कर सकते हैं आप स्ट्रेस को कम करने के लिए। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं आप, दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। आंख बंद करके थोड़ा सा बैठिए। आप जिनको भी जानते हैं, ठीक है, आप जिनको भी जानते हैं उसको थोड़ा सा याद करिए। बैठ जाइए चुपचाप, चुपचाप आराम से ऐसे बैठ जाइए। कुछ दिमाग में आएगा फिर चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा। चुपचाप बैठिए, 5 मिनट बैठिए, माइंड आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, अब माइंड खाली हो गया, फिर आप उससे भी नहीं होता, सांस लीजिए, लगातार जोर जोर से सांस लीजिए, 10 बार 20 बार लीजिएगा, माइंड हल्का हो जाएगा। ये एक दूसरा तरीका है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज क्या है, आपको हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, ये हो गई। एग्जाम के समय आपका नींद आना स्वाभाविक सी बात है। कई बार इसका कारण ये होता है कि हम पिछले 3 महीना से मेरा रूटीन है क्या कि हम 4 घंटा पढ़ने का, एग्जाम आया डायरेक्ट क्या कर दिया, हम 8 घंटा पढ़ने लगे। बताइए एडजस्ट होगा? नहीं ना होगा। आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे रोज, हमसे 10 किलोमीटर दौड़वा दे, क्या होगा? हम दौड़ ही नहीं रहे कभी, या लेके एक दिन में पहला ही दिन 1 किलोमीटर दौड़वा दे, पैर उठ दर्द करेगा कि नहीं दर्द करेगा? तो यही होता है आपके साथ। जब आप पिछले 6 महीना से आपका प्रैक्टिस है 4 घंटा पढ़ने का और एग्जाम टाइम में आप 8 घंटा पढ़ने लगेंगे, तो वहाँ पर तो इसके लिए ये सारे चीज़ें करना जरूरी है ना। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक स्थिति में ढालिए ताकि आपको शुरू से अच्छा रहता है। उसके बाद परीक्षा के दिन हम क्या करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। परीक्षा के दिन सबसे पहले हमारे लिए क्या क्या जरूरी है, किस विषय का एडमिट कार्ड निकाल के सुबह उठने के बाद तुरंत सबसे पहला काम हम ये करेंगे, एडमिट कार्ड उठाएंगे और अपने बेड पर रख देंगे। कहाँ पर रखेंगे? अपने बेड पर एडमिट कार्ड को रख देंगे, क्योंकि बेड पर तो हम बार बार जाएंगे ना उस रूम में, तो एडमिट कार्ड बेड पर रख देंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड बेड पर रख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम पेन, पेंसिल, जो भी चीजें हैं जो हमारे परीक्षा के लिए जरूरी है, सारा चीज हम सामने में रख देंगे। सामने में रख देंगे, जय बार घर से बाहर जाएंगे उतने बार नजर पड़ेगा, तो छूटने की चांसेस कम है। पेन आपका जो है जितना जरूरी है। उसके बाद इन सब के दौरान आप ये देखें कि अनावश्यक टॉक ना हो। परीक्षा के दिन देखिएगा कि अनावश्यक टॉक ना हो तो अच्छा रहेगा। अनावश्यक टॉक मतलब अनावश्यक बातें, मतलब कि देखिए परीक्षा से संबंधित बातें हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगल बगल की भी बातें कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन इन बातों पे आप ध्यान ना दीजिए कि आप हमसे ये नहीं होगा, हम तो ये पढ़ के नहीं आए हैं। आपके पास देखिए आप परीक्षा का दिन है, तो आपने क्या इससे पहले पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, क्या अभी कुछ कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। तो एक ही मंत्र है आपके लिए। क्या मंत्र है? हम जो पढ़े हैं उसी में से आएगा। क्या मंत्र है? हम जो पढ़े हैं उसी में से आएगा। बहुत से लोग होते हैं जो चाहते तो हैं कि आप आगे बढ़े, लेकिन वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़े।
बहुत से लोग होते हैं जो चाहते तो हैं कि आप आगे बढ़े, लेकिन वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़े। तो इसीलिए वो ऐसा क्वेश्चन पर बात करेंगे आपसे परीक्षा के दिन जो आपको नहीं आता है, और वो आपको डिमोटिवेट करना चाहते रहते हैं ताकि उसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा बड़ा हो जाए, हम क्या करें, अच्छा मार्क्स लाएं और इसका तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो अगर इस तरह का लोग हैं तो उससे दूर रखें, बात ही मत करिए उससे, ठीक है। तो ये एक चीज। और ये हो गई, परीक्षा सेंटर पे बिल्कुल नॉर्मल रहने का कोशिश करिए, नहीं ज्यादा कि हाँ हम तो आज तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और नहीं ऐसा कि हमरा से तो कुछ होगा नहीं, मतलब नहीं ज्यादा उत्साहित रहना है और नहीं जाए अपने आप को ये गिला फील करना। सामने वाला को लगना चाहिए कि व्यक्ति संतुष्ट है, और सामने वाला को ये भी नहीं लगना चाहिए कि इसको ओवर कॉन्फिडेंस है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल वे में रखिए अपने आप को। तो ये हो गई परीक्षा के दिन की बात, परीक्षा से पहले की बात। परीक्षा हॉल में हम क्या करते हैं? परीक्षा हॉल में जब हम जाते हैं तो बात कोशिश करें ना करें, अपना एडमिट कार्ड ले, अपना रोल नंबर रोल कोड देखे, अपना रूम ढूंढे, रूम ढूंढने के बाद जाए, लंबी सांस ले, आराम से बैठे, अपने अगल बगल दोस्ती तो परीक्षा हॉल में ना करे, आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्ती परीक्षा हॉल में आपको डुबा देगी। परीक्षा हॉल में दोस्ती आपको डुबा देगी, याद रखिए, क्योंकि होगा कई बार ऐसा कि आपसे तो सामने वाला मांग करके लिख लेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। तो परीक्षा हॉल में दोस्ती ना करे, कहिए भाई प्रणाम, हमें रहने दो अपने हाल में। कोई पूछे कि भाई तुम्हारा फिजिक्स कैसा है, क्या कहे, मेरा तो बुरा है, इसको ऐसा कहिए कि वो आपसे साइड रहेगा, ये अपने नहीं कुछ आता है, तो वो आपसे जाइए कहिएगा नहीं हम ठीक है ना, तो वो आपको बार बार खुचारेगा कि भाई खरीद दो नहीं बात। तो इस तरह की चीज परीक्षा हॉल में कुछ हो जाए, किसी के प्रश्न के उत्तर पर विश्वास ना करें, खास करके ऑब्जेक्टिव पे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आप कमजोर है, आप असमर्थ है, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो किसी के भी उत्तर पर आप विश्वास ना करें, आप अपने उत्तर पर विश्वास करें, ठीक है। परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र को पढ़ने से पहले लंबी सांस ले, प्रश्न पत्र को सटीक से पढ़े, एक बार नहीं 2 बार पढ़े, ना समझ में आए तो 3 बार पढ़े, फिर जा करके उसके आंसर को लिखने की कोशिश करें। आंसर लिखने हैं, बहुत बार आपको जांच करने के लिए डीएम वगैरह आ जाते हैं हमारे क्लासरूम में। अब बड़े लोग आ गए, हो सकता है आपका सीट अगले बेंच पे है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कई बार आपका प्रश्न का उत्तर नहीं मिलते रहता है, तो आप क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो आप क्या करिए, पेज पलट दीजिए, और पेज पलटने के बाद जो आपको आ रहा है, भले ही एग्जाम में पूछा गया है या नहीं पूछा गया नहीं मतलब है, जो आपको आ रहा है उसको लिखना शुरू कर दीजिए। एक पेज लिखिए आप, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में जितना पेज दिया जाता है उतना पेज आपसे भरेगा ही नहीं। तो पेज पलट दीजिए, और जो चीज आप जानते हैं ना उस विषय से संबंधित, उसी को एक पन्ना लिखिए। एक पन्ना लिखिएगा, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा और दिमाग सही लेवल पे आ जाएगा। दोबारा प्रश्न पढ़िए और आंसर बनाइए। ये एग्जाम हॉल का मेडिटेशन है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं बन रहा हो, एक भी प्रश्न नहीं बन रहा हो, पेज पलटिए और अपने मन से जो फुराए उस विषय के बारे में लिखना शुरू करिए। 1 पेज 2 पेज लिखिएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। फिर प्रश्न पढ़िए, फिर उत्तर लिखिए। निबंध लिखते समय एक बात ध्यान रखिए, कई बार होगा ऐसा कि निबंध आप कहिएगा इतना बड़ा कैसे लिखेंगे, डर लगता है निबंध लिखने से लोग। कोई बात नहीं, निबंध को 5 कैटेगरी में बांट दीजिए। भूमिका अलग कर दीजिए, निष्कर्ष अलग कर दीजिए, उसको बीच का पार्ट अलग कर दीजिए, लाभ हानि जो कर सकते हैं आप, और सबके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें लिखने का कोशिश करिए। आप देखिएगा 2 पन्ना ऐसे लिख दीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ तरीका है। जब आप कलम उठाइएगा, लिखने लगिएगा ना, तो ऐसे ही आपको आने लगे। आपको पता है कि आपको लगता है कि हमको नहीं पता है, लेकिन आप 1 साल क्या किए, पढ़े है ना, तो वो सब सबकॉन्शियस माइंड में है। सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में लाने के लिए क्या करना है, आपको कलम उठाना है, लिखना शुरू करना है। आम जम कटहल जो जानते लिखिए। और एक सीक्रेट बात,
अगर आपको नहीं आता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर खाली ना छोड़े, किसी भी प्रश्न का उत्तर खाली ना छोड़े। अगर प्रकाश के परावर्तन पूछ रहा है और प्रकाश का परावर्तन नहीं पता है, तो प्रकाश का अपवर्तन पता है वही लिखिए, लेकिन लिखिए। इससे क्या होगा, दो चीजें हो सकता है। जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उसको या तो लगेगा कि ये प्रश्न को समझने में दिक्कत हो गया, इसको परावर्तन को अपवर्तन सीख समझ लिया, तो उसको दया करके 2 मार्क के जगह 1 और 1.5 मार्क्स पे दे देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं अपवर्तन इतना अच्छा से लड़का लिखा है, इसका मतलब परावर्तन भी जानता होगा। हो सकता है परावर्तन वो समझ नहीं पाया होगा कि परावर्तन पूछ रहा है, वहां पर आपको मार्क्स मिलने की संभावना, लेकिन खाली छोड़ के आइएगा तब कुछ नहीं। तो आप उस विषय से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे पीछे करके जो भी चीजें लिख सकते हैं, हर एक प्रश्न को लिखने का कोशिश करें, कुछ भी छोड़े नहीं। तो ये हो गई परीक्षा हॉल की बात। परीक्षा हॉल से निकलने के बाद क्या उस क्वेश्चन को देखना है कि कौन मेरे से बना कौन नहीं बना, नहीं देखना है। बात गई, एग्जाम खत्म, बात गई, ठीक है। एग्जाम खत्म हो गया, उस पेपर को हम ऐसे पकड़ेंगे हाथ में, इसको फोल्ड करके पॉकेट में डालेंगे या नहीं तो बैग में डालेंगे, घर आएंगे, उसको ले जा करके मेरा जो पुराना नोट्स है उस नोट्स के नीचे डाल देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर उस पेपर को आप देखिएगा तो कल के एग्जाम के बारे में कब सोचिएगा, तो उसको देखना ही नहीं है। वो क्वेश्चन को लाइए, नीचे रख दीजिए, कल का एग्जाम कौन सा है, अगले दिन का तैयारी शुरू। परीक्षा के बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको उस पेपर पर ध्यान नहीं देना है जिस पेपर का आप अभी एग्जाम देके आ रहे हैं। अगले एग्जाम के बारे में सोचिए, अगले एग्जाम में कल क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे लिखना, नहीं लिखना। एग्जाम हॉल में ये हो गई पूरी बात, आप खत्म किए। उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आया। अब बात आता है कॉपी लिखते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉपी लिखते समय कभी भी 2 प्रश्न का उत्तर ऐसा ना लगे कि एक ही है। प्रश्न 1 नंबर दिया है तो 1 नंबर दे दीजिए, हो सके तो बगल में मार्क्स मेंशन कर दीजिए कि ये 2 नंबर का प्रश्न लिख रहे हैं, 5 नंबर का लिख रहे हैं, मेंशन कर देंगे और उसके नीचे उत्तर दे करके स्पष्ट रूप से लिखेंगे। फिर प्रश्न का उत्तर इतना तक खत्म हो गया तो यहाँ पर हम लाइन बार कर सकते हैं, जो ये पता चल जाएगा कि यहाँ तक ये प्रश्न खत्म है और यहाँ से दूसरा शुरू है। कई बार स्टूडेंट ये करते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर लिखते लिखते पेज मेरा खत्म हो गया, तो हम इस पर क्या लिख देते हैं कि अगले पेज में, ऐसा भी कर देते हैं कि जो आगे का उत्तर अगले पेज में, तो इससे भी सुविधा होता है। नहीं तो होता क्या है, इतना आपका देख करके कहेगा इतना ही लिखा हुआ है, तो क्या होगा, इतना ही लिखा हुआ देख कर क्या करेगा, एग्जाम में कहेगा इतना ही लिखा है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो पेज पलटने से पहले ही मार्किंग कर देते कई बार। तो नीचे में आप अगर लिख दीजिएगा शेष उत्तर अगले पेज में, तो क्या होगा, तो अगला पेज भी उल्टा करके वो देखेगा, तब पूरा देखने के बाद मार्क्स देगा। और एक बात, उत्तर कॉपी को सुंदर बनाने के लिए हो सकता है आप अगर ज्यादा अच्छा से डिस्क्राइब कर सकते हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूरे डिटेल से 2 पेज में आप अगर लिखिएगा, ब्लू ब्लैक पेन का यूज करके अगर आप सुंदर से 2 पन्ना में किसी दीर्घोत्तरीय प्रश्न का एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके प्रति एग्जामिनर का ट्रस्ट बढ़ेगा। जो शिक्षक है, जो कॉपी चेक करने आए हैं, उसका ट्रस्ट आपके प्रति बढ़ेगा कि बच्चा इतना अच्छा जानता है कि 2 पन्ना में इस क्वेश्चन को इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया, उसका ट्रस्ट बढ़ेगा। और एक बार आपके प्रति उसका विश्वास बढ़ गया तो अगले प्रश्न के उत्तर में 1 पॉइंट्स कम भी लिखा गया रहेगा तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि कहेगा कि बच्चा पहला प्रश्न इतना अच्छा से लिखा, इसका मतलब जानकार है। हो सकता है समय कम पड़ रहा होगा इसलिए वो नहीं लिख पाया पूरी बात। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। अंत में भगवान से यही प्रार्थना है, शुभकामना है आप सबका कि आप सबका एग्जाम अच्छा जाए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।